गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ऐसी अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे जो समय के आधार पर और वेग के आधार पर होती है। तो देखिए कौन कौन सी वो अभिक्रियाएं हैं जो समय के आधार पर या वेग के आधार पर होती है। तो देखिए पहले मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं वेग या समय के आधार पर संपन्न होती है। तो देखिए कि वो कौन सी अभिक्रियाएं हैं जो समय या वेग के आधार पर संपन्न होती है। ठीक है, तो वो अभिक्रियाएं हैं तीव्र और मंद अभिक्रिया। ठीक है, तो ये दो प्रकार की होती है। नंबर एक, तीव्र अभिक्रिया। हेडिंग डाल लीजिएगा आप, तीव्र अभिक्रिया। अब देखिए कि तीव्र अभिक्रिया क्या होती है, यानी कि वे अभिक्रियाएं जिनको पूरा होने में बहुत ही कम समय लगता है, यानी कि अभिकारक जो होते हैं वो बहुत जल्दी ही उत्पादों का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं, तो वो तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती है। अर्थात मैं ये कहूँ कि वे अभिक्रियाएं जिनको पूरा होने में ना तो घंटे लगते हैं, ना दिन लगते हैं, ना सप्ताह लगते हैं, ना ही साल लगते हैं। ठीक है ना, बहुत ही जल्द यानी कि बहुत ही तेज गति से अभिक्रियाएं क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। तो क्या कहलाती है, तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन लिखते रहिएगा साथ साथ में कि वह अभिक्रियाएं जिनको पूरा होने में बहुत कम समय लगता है, या ये अभिक्रियाएं बहुत तेज गति से संपन्न होती है, बहुत तेज गति से संपन्न होती है, तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती है। तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती है। ठीक है, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। तो अब देखिए वो कौन सी अभिक्रियाएं हैं जो बहुत ही कम समय में पूरी हो जाती है। एक एक एग्जाम्पल लेते हैं इनका। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 कि जब परबल अम्ल व परबल क्षार के मध्य अभिक्रिया करवाई जाती है, तो ये जो परबल क्षार और परबल अम्ल दोनों अभिकारक जो होते हैं वो मिलते ही क्रिया क्या कर लेते हैं, पूरी कर लेते हैं, यानी कि उत्पाद बना देते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे। परबल अम्ल व परबल क्षार के मध्य अभिक्रिया कराने पर ये 10 की घात -10 सेकेंड 10 की घात -10 सेकेंड में पूर्ण हो जाती है।
पूर्ण हो जाती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन सी अभिक्रिया 10 की घात माइनस 10 सेकेंड में पूर्ण हो जाती है, कि जब परबल अम्ल व परबल क्षार की मध्य क्रिया करवाई जाती है तो जो उत्पाद बनते हैं, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, बहुत 10 की घात माइनस 10 सेकेंड में ही बने जाते हैं। ठीक है ना। तो देखिए परबल, पहले तो बात आती है कि परबल क्षार क्या होता है और परबल अम्ल क्या होता है। ठीक है, परबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जलीय विलयन में अधिक मात्रा में क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। वापस सुनना कि परबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जलीय विलयन में बहुत अधिक मात्रा में कौन से आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन कौन से, H+ आयन। कौन से आयन होते हैं ये, H+ आयन देते हैं, यानी कि सांद्रता H+ आयनों की अधिक होती है तो वो क्या कहलाते हैं, परबल अम्ल। ठीक है, और परबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जिनकी जो पीएच होती है वो कितनी होती है, 1। जिनकी पीएच 1 होती है वो क्या होते हैं, परबल अम्ल होता है। सबसे ज्यादा परबल अम्ल कौन होता है, जिसकी पीएच क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, और परबल क्षार वे होते हैं जो जलीय विलयन में कौन से आयन दे, हाइड्रोक्सिल आयन। कौन से आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH-। कौन से होते हैं, OH- आयन जो देते हैं वो कौन से होते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं, यानी कि इनकी सांद्रता बहुत अधिक होती है जलीय विलयन में, तो ये परबल क्षार होते हैं। तो अब देखिए कि परबल क्षार, उसकी पीएच कितनी होती है, 14। कितनी होती है, 14। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल हम देख रहे थे कि कौन सा एग्जाम्पल होगा, तो अब हम वो देखते हैं। NaOH प्लस HCl। तो ये NaOH जो है वो क्या, अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और जो HCl है वो क्या, अपना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो ये तो हुआ अपना परबल अम्ल। क्या है अपना ये, परबल अम्ल। ठीक है, और ये क्या है अपना, परबल क्षार। परबल क्षार। तो अब इनके मध्य जो क्रिया हो रही है, ठीक है ना, वो कितने समय में पूर्ण हो रही है, 10 की घात माइनस 10 सेकेंड में पूर्ण हो रही है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या बनेगा, NaCl प्लस, ठीक है, H2O। क्या बनेगा, H2O। तो अब देखिए कि उत्पाद में आयन बन रहे हैं, उत्पाद में क्या बन रहे हैं, आयन बन रहे हैं। ठीक है, आयन कैसे बन रहे हैं, देखिए Cl माइनस, Na प्लस, H प्लस, O माइनस, यानी कि ये अभिक्रिया कौन सी है, इनको हम आयनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ये सामान्यतः कौन सी अभिक्रिया है, आयनिक अभिक्रियाएं भी होती है। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख सकते हैं हम कि ये सामान्यतया आयनिक अभिक्रियाएं होती है। ये सामान्यतया आयनिक अभिक्रियाएं होती है। अब देखिए ये जो अपना बना है, ठीक है ना, वो क्या है, सोडियम क्लोराइड। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और ये क्या अपना जल। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल तो इसका ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है इसका कि जब सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया पहले इसको देख लीजिए आप, इसको उतार लीजिए, इसको मिटा देता हूं मैं पहले। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं फिर। देखिए दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2। नंबर 2 है कि सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर
कराने पर सिल्वर क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप बनता है। श्वेत अवक्षेप बनता है। सिल्वर क्लोराइड का क्या बनता है? श्वेत अवक्षेप बनता है। ठीक है, तो देखिए उसका समीकरण कि सिल्वर नाइट्रेट, इसका अणुसूत्र होता है AgNO3। ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में तो ये हो गया HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है ना, कराने पर क्या बनेगा? श्वेत अवक्षेप सिल्वर क्लोराइड बनेगा AgCl। ठीक है ना, और साथ में क्या निकलेगा? नाइट्रिक अम्ल निकलेगा। कौन सा अम्ल निकलेगा? नाइट्रिक अम्ल HNO3 निकलेगा। ठीक है, तो ये तो है सिल्वर क्लोराइड और ये है अपना नाइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? नाइट्रिक अम्ल। ये हो गए दो उदाहरण कि जब हम सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाते हैं तो क्या बनता है? सिल्वर क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप। तो यहां पर ही लिख लेना श्वेत अवक्षेप, श्वेत अवक्षेप बनता है। ठीक है, फिर एक और उदाहरण है इसका कि पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है ना, पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो भी बहुत तीव्र गति से क्या होती है? संपन्न होती है। और उस अभिक्रिया को जो समय लगता है वो लगता है 10⁻⁻12 सेकेंड। कितना लगता है? 10⁻⁻12 सेकेंड। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, फिर एक उदाहरण लिखते हैं वो भी। ठीक है, देखिए नंबर 3 उदाहरण। नंबर 3, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, या हम कह दें कि क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत तीव्र गति से होती है। बहुत तीव्र गति से होती है। बहुत तीव्र गति से होती है। इस अभिक्रिया का अर्धायु काल, इस अभिक्रिया का क्या? अर्धायु काल। इस अभिक्रिया का अर्धायु काल, अर्धायु काल यानी कि T1/2। ठीक है, T1/2 10⁻⁻12 सेकेंड होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अर्धायु काल कितना होता है? 10⁻⁻12 सेकेंड होता है। ठीक है, तो अब देखिए कि ये शब्द नया है आपने कि अर्धायु काल किसे कहते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि अर्धायु काल की परिभाषा लिखी। तो अर्धायु काल होता क्या है कि अभिकारकों की जो आदि मात्रा होती है, ठीक है ना, अभिकारकों की आदि मात्रा को उत्पाद में बदलने में लगा समय। अभिकारकों की आदि मात्रा को उत्पाद में बदलने में लगा समय क्या कहलाता है? अर्धायु काल कहलाता है। ठीक है, तो अब देख लीजिए इसकी परिभाषा। अर्धायु काल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये अर्धायु काल साथ साथ में लिखते रहिए। अभिकारकों की आदि मात्रा को उत्पाद में बदलने में लगा समय उस अभिक्रिया का अर्धायु काल कहलाता है। अर्धायु काल
कहलाता है। ठीक है, तो ये तो ही अपनी तीव्र अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है? तीव्र अभिक्रिया पूर्ण होती है। ठीक है ना, इसके मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बताए। ठीक है, तीनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि इस अभिक्रिया के उदाहरण से भी क्वेश्चन बनता है और डायरेक्टली वो आपको ये भी पूछ सकता है कि तीव्र अभिक्रियाएं क्या है, समझाइए। ठीक है, तो ये आपको तीनों एग्जाम्पल और उसकी परिभाषा देनी होती है। तो अब हम पढ़ेंगे मंद अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? मंद अभिक्रिया। तो देखिए कि क्या होती है मंद अभिक्रिया। मिटा रहा हूं इसको मैं अब। मंद अभिक्रिया, तो नाम से पता चलता है कि मंद का मतलब क्या होता है? धीमा। मंद का मतलब क्या होता है? धीमा। यानी कि यह अभिक्रिया क्या होगी? बहुत ज्यादा समय लेगी पूर्ण होने में। क्या लेगी? बहुत ही ज्यादा समय लेगी पूर्ण होने में, यानी कि इन अभिक्रियाओं को बहुत ज्यादा समय लगता है उत्पाद बनाने में। ठीक है, तो देखिए मंद अभिक्रिया, नंबर 2 अभिक्रिया है मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया या अभिक्रियाएं। ठीक है, तो देखिए मंद का मतलब धीमा, यानी कि इन अभिक्रियाओं को पूरा होने में, या हम कहें कि यह अभिक्रियाएं जब पूर्ण होगी तो यह कंफर्म नहीं है कि ये कितना समय लेगी। ये 1 घंटे का समय भी ले सकती है, 24 घंटे का समय भी ले सकती है, 1 दिन, 2 दिन या सप्ताह का भी समय ले सकती है, महीने का समय ले सकती है, तो साल भर भी इसको पूर्ण होने में लग सकते हैं। तो जब इतना समय ये लेती है तो ये कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती है? मंद अभिक्रियाएं कहलाती है। ठीक है, तो देखिए मंद अभिक्रियाएं वह अभिक्रियाएं जिनको पूरा होने में घंटे, दिन, सप्ताह, महीने या साल तक लग जाते हैं। साल तक लग जाते हैं, साल तक लग जाते हैं, उन्हें मंद अभिक्रियाएं कहते हैं। मंद अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल होगा जैसे लोहे पर जंग लगना। लोहे पर क्या लगना? जंग लगना। लोहे पर जंग कब लगता है? जब वो वायुमंडल में उपस्थित O2, या हम ये कहें कि वायु के संपर्क में और नमी के संपर्क में आता है, तब क्या लगता है? लोहे पर जंग लगता है। तो लोहे पर जब जंग लगता है तो उस लोहे का जो वजन होता है वो क्या हो जाता है? कम। क्या हो जाता है? उसका वजन कम हो जाता है। ठीक है, तो वो प्रक्रिया जो होती है लोहे पर जंग लगने की, वो बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। यह नहीं कि आज लोहे को बाहर रखा, ठीक है ना, वायु के संपर्क में आया और उसके ऊपर जंग लग गया, ऐसा नहीं होता है। यानी कि यह प्रक्रिया जो होती है बहुत लंबे समय तक चलती है, तब जाके लोहे पर क्या लगता है? जंग लगता है। ठीक है, तो देखिए लोहे पर जंग लगना। नंबर 1, लोहे पर जंग लगना। अब देखिए इसका समीकरण। ठीक है, 4Fe प्लस 3O2 प्लस 6H2 क्या क्या है? मैंने क्या बताया कि लोहे पर जंग कब लगता है? जब वो नमी के संपर्क में, नमी का मतलब जल, ठीक है ना, उसके संपर्क में आता है, और मैंने कहा कि वायु के संपर्क में, यानी कि O2 के संपर्क में, ठीक है ना, आता है, तब उस पर क्या लगेगा? जंग। तो Fe क्या है? लोहा। तो लोहा वायु और जल के संपर्क में आ रहा है, ठीक है ना, तो देखो क्या बनेगा। ठीक है, 2Fe2O3 डॉट 3H2O, ठीक है ना, और ये अपना क्या है? जंग। ठीक है ना, जंग है,
ये अपना जल है, ये अपना ऑक्सीजन है और ये क्या है, लोहा है। ठीक है ना। तो लोहा जब इनके संपर्क में आता है तो क्या बन जाता है, 2Fe2O3। ठीक है ना, .3H2O, तो जंग बन जाता है। क्या बन जाता है, जंग। एक नंबर का क्वेश्चन भी बनता है कि लोहे पर जंग लगने का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, या आपको वो डायरेक्टली पूछ सकता है कि जंग का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो जंग का रासायनिक सूत्र क्या होगा, 2Fe2O3.3H2। अब देखो ये डॉट के अंदर जो 3H2 आ रहा है, ठीक है ना, वो क्या होता है, क्रिस्टलन जल। क्या होता है, क्रिस्टलन जल होता है। ठीक है, फिर देखिए एक और इसका उदाहरण है नंबर 2 कि एसिटिक अम्ल की क्रिया, किसकी क्रिया, एसिटिक अम्ल की क्रिया एथेनॉल के साथ में जब करवाई जाती है, एसिटिक अम्ल की क्रिया एथेनॉल के साथ में जब करवाई जाती है तो एथिल एसिटेट एसिटिक एसिड बनता है। ठीक है ना, तो उसका देखिए आप, एसिटिक अम्ल CH3COOH। ठीक है ना, ये हो गया अपना एसिटिक अम्ल। किसके साथ में, एथेनॉल के साथ में, तो C2H5OH की क्रिया करवाते हैं। ठीक है, तो बनेगा क्या, CH3COOH। ठीक है ना, CH3COOC2H5। तो ये क्या बना अपना, एथिल एसीटेट। क्या बना, एथिल एसीटेट। ठीक है, और साथ में क्या निकला, जल। क्या निकला है, जल बाहर निकला है। तो ये तो है अपना एसिटिक अम्ल, लिख लीजिएगा आप, एसिटिक अम्ल। और ये क्या है, एथेनॉल। क्या है, एथेनॉल। ठीक है, और ये क्या है अपना, एथिल एसीटेट। क्या है, एथिल एसीटेट। ठीक है, और ये क्या है, जल। ठीक है, अब एक और इसका उदाहरण है। ठीक है ना, वो है पोटेशियम क्लोरेट। क्या है, पोटेशियम क्लोरेट, जिस अभिक्रिया को मैं आपको पीछे के अभिक्रियाओं में भी बता चुका हूँ। ठीक है ना, किसमें बताया था, आपको याद होगा, मैंने बताया था किसमें, एक ही अभिकारक दो उत्पादों में टूट रहा होता है। कहाँ पे बताया था, अपघटनीय अभिक्रियाओं में। कहाँ पर बताया था, अपघटनीय अभिक्रियाओं में। ठीक है, तो वही एग्जाम्पल यहाँ पर भी है। एक नंबर 3 है 2KClO3। 2KClO3 यानी कि ये है क्या, पोटेशियम क्लोरेट। क्या है अपना ये, पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, बनेगा क्या, 2KCl + 3O2। ठीक है, तो KCl क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, और 3O2 है। तो आज की क्लास में इतना ही। हम अगली क्लास में आपको मिलेंगे उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को लेकर। ठीक है, धन्यवाद। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।